नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। टीथ, दांत जिंदगी में जरूरी है ना? अगर ना हो तो क्या होगा? सोच भी नहीं सकते, ना आप ना मैं और हम में से कोई भी नहीं। जब भी कभी दांत में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और जाते हैं तो क्या होता है, आरसीटी होती है, चेंज हो जाता है, तमाम प्रक्रियाएं जो है, प्रोसेस जो है, उसको अपनाया जाता है जो डॉक्टर करते हैं, और फिर कई बार सर्जरी भी होती है दांतों की। लेकिन ये सोचिए कि जिनके दांत ही नहीं है, यानी कि ठीक करते करते अब वो बिल्कुल बचे नहीं है, अब वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि अब आपके मुंह में दांत नहीं है। अगर ऐसा हो और कोई आपको ये कह दे कि हाँ, मैं आपको एक फिक्स्ड टीथ लगा दूंगा, और उसके बाद अब 48 घंटे में, यानी कि 48 आवर्स में खाना भी खा सकते हैं, तो आप सोच रहे होंगे ये तो फिर कोई अलग सी बात हो गई, मिरेकल वाली बात कर रहे हैं। वाकई यहां पर मिरेकल होता है, और इसी से चीजों को समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जो है वो जुड़े हैं, क्योंकि वो इसी तरह का मिरेकल करते हैं। जो हमारे खास मेहमान हैं वो आपको एक फिक्स्ड दांत दे सकते हैं, टीथ दे सकते हैं। और चलिए हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विवेक गौड़ जी जो है वो जुड़ चुके हैं, और आपको ये बता दें, डेंटिस्ट हैं वो, और साथ ही साथ मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी हैं। और आप समझ रहे होंगे नाम से ही कि कहीं ना कहीं अगर आपके फेस से जुड़ी कोई भी चीज है, यानी कि अंदर से, क्योंकि देखिए दांत की वजह से जो है हमारे फेस की एक बनावट सी होती है। अगर दांत ही ना हो तो फेस की क्या बनावट रहेगी? और ऐसे में वो जब फिक्स दांत देते हैं तो आपकी बनावट वापस से वही हो जाती है जो ऊपर वाले ने दे करके भेजी है। डॉक्टर विवेक गौड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जी, देखिए मैंने बहुत सारी बातें की, कितना सही रहा कितना नहीं रहा इसको तो आप करेक्ट करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान इजी वे में हम सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये डेंटल इम्प्लांट है क्या? डेंटल इम्प्लांट एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है, जो जैसे आप बोलते हैं दांत होते हैं, दांत के नीचे जड़ भी होती है एक्चुअली। तो दांत और जड़ होती है, जड़ आप कभी देखते नहीं है, वो आपके मसूड़े के अंदर होती है, हड्डी के अंदर होती है, आपको दांत दिखाई देता है जिसे क्राउन बोलते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट्स आप ये सोचिए एक आर्टिफिशियल जड़ होती है जो टाइटेनियम की बनी होती है। ग्रेड 4 ग्रेड 5 टाइटेनियम होता है, उससे बड़ी होती है, और उसको हम लोग हड्डी में फिक्स करते हैं, उसे इम्प्लांट्स प्लेसमेंट बोलते हैं। और फिक्स करने के बाद, और इसमें 2 टेक्निक्स होती हैं, कभी को 4 या 5 महीने के रुकने के बाद उसके ऊपर कैप लगाते हैं या ऊपर का आकार देते हैं। और जो इमीडिएट फंक्शनल लोडिंग जो मैं करता हूँ, वो हम 48 घंटे के अंदर ही उस पे कैप लगाते हैं। तो अगर आपके दाँत एक नहीं है या पूरे मुँह में दाँत नहीं है, तो ये डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, टाइटेनियम की जड़ें होती हैं जो फिक्स करती हैं, उसके ऊपर दाँत बनाई जाती हैं। और मटेरियल क्या इस्तेमाल होता है? मैडम, ये टाइटेनियम होता है, हम्म, और टाइटेनियम ग्रेड 2, ग्रेड 4, ग्रेड 5 टाइटेनियम होता है। ओके। आजकल पॉपुलर ग्रेड 4 और ग्रेड 5 टाइटेनियम है। और बेस्ट भी यही टाइप 4 एंड टाइप यस 5 यस ही है? मैडम, ये क्योंकि सारे? रिसर्चेस चलती रहती है मेटलर्जी में। जी। तो अब एक्चुअली ग्रेड 5 और ग्रेड 4 टाइटेनियम यूज होता है। ऐसा देखा जाता है कि जब भी मतलब हम में से कोई भी टीथ के लिए अगर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो समय बहुत लग जाता है, और कई सिटिंग्स भी होते हैं, तो ये समय को लेकर के, और आपने तो यहाँ पर जो एक मिरेकल की बात मैं शुरुआत में ही कह रही थी कि 48 आवर्स आपने सीधे कह दिया कि आप खाने लायक तो बन जाएंगे आराम से। तो ये आखिरकार कैसे? सबसे पहले जो डेंटल इम्प्लांटोलॉजी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आजकल पॉपुलर हो गया है इम्प्लांट्स। पिछले 20 सालों से ऐसे सोच सकते हैं कि इम्प्लांट्स होता है, इम्प्लांट को लगाया, फिर लोग 3-4 महीने वेट करते हैं, उसके बाद कैप लगाते हैं। लेकिन डेंटल इम्प्लांट सबसे पहले 1953-50 से ऑनवर्ड्स जब स्टार्ट हुए थे, तब वो यही थे, वो इमीडिएट लोडिंग ही थे। वो हम्म। इमीडिएट लोडिंग के मीन्स इम्प्लांट्स लगाते थे। इम्प्लांट्स लगाने के बाद वो 24 घंटे में या 48 घंटे के अंदर उसके ऊपर ब्रिज बनाते थे या कैप लगाते थे और पेशेंट को खाना खिलवाते थे। जी। फ़र्क इतना था कि हम लोग के जबड़े में 2 तरह की हड्डियाँ होती हैं। एक हड्डी होती है जिसे हम कैंसलस बोन बोलते हैं, एल्वियर बोन बोलते हैं, जो एक्चुअली आपके नेचुरल टीथ को पकड़ बना के रखती है, उनकी जड़ों को। और एक हड्डी होती है जिसे हम कॉर्टिकल्स बोलती हैं, जो बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, जबड़े हम्म। का फ्रेमवर्क होता है। वो बहुत ही मिनरलाइज़्ड बोन होती है, बहुत ही अ पुख्ता बोन होती है वो एक्चुअली। जिसे कॉर्टिको वेसल्स, जो हाँ। टेक्नोलॉजी की आप या तो ये लगभग कॉर्टिकल उसी से से। निकल के आ रहा है वो, ओके। और ये हम्म। ऑर्थोपेडिक से निकल के आ रहा है। हम्म। तो कॉर्टिकल्स में जब आप इम्प्लांट लगाते हैं, उसकी पकड़ बनाते हैं, तो बहुत ही मजबूत हड्डी होती है, और इसी बदौलत हम्म। हम लोग
पेशेंट को इमीडिएटली खाना खिलवा सकती है। एग्जाम्पल है जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, वो नी ट्रांसप्लांट करते हैं, नी का प्रत्यारोपण करते हैं, राइट, टाइटेनियम की नी होती हैं वो लगाते हैं, इम्प्लांट होते हैं और प्रत्यारोपण करते हैं, और उसके बाद वो चाहे पेशेंट कितना भी डिस्कम्फर्ट में है उसको 48 घंटे के अंदर खड़ा करा के चलाना शुरू कर देती है, जो जरूरी होता है। तो ऐसा ही कुछ समझिए जो हम लोग करते हैं। कॉर्टिकोवेसल्स ट्रीटमेंट आखिरकार है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या? दो तरह के इम्प्लांट्स होते हैं। एक इम्प्लांट्स होते हैं जो जड़ों का आकार लिए हुए होते हैं, लेकिन वो जड़ों का आकार लिए होते हैं तो उनको जड़ें जो आपके मसूड़े के अंदर होती हैं, तो मसूड़ा जो होता है वो ऊपर से फैला हुआ होता है, नीचे से टेपर करता है, तो जड़ों को उसमें लगाया जाता है। ऐसी एक्चुअली वो डेंटल इम्प्लांट जो जड़ों पे बेस डिजाइन बेस्ड है वो लगाते हैं, लेकिन वो इमीडिएटली लोड नहीं कर पाते हैं। वो 3-4 महीने वेट करना पड़ता है, और वो सरफेस ट्रीटेड होते हैं, उसको रफ करके रखते हैं वो लोग, तो जिससे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस भी उसके अंदर होती हैं, जैसे पेरी इम्प्लांटाइटिस बहुत कॉमन वर्ड हो गया जिसकी वजह से लोग इम्प्लांट खो देते हैं, फेलियर हो जाते हैं। लेकिन ये कॉर्टिकोबेसल वर्ड है, ये ट्रोमेटोलॉजी से निकल रहा है। ट्रोमेटोलॉजी से मीन्स ये स्क्रूज होते हैं जो स्मूथ सरफेस हैं, और ये जो कॉर्टिकल बोन्स हैं उनको जाके, जो मिनरलाइज बोन है, जो बहुत ही अच्छी पुख्ता बोन है, उसको एंगेज करता है, जिसकी वजह से हम इमीडिएट लोडिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे ऐसे केसेस कर लेते हैं जो नॉर्मल इम्प्लांट से आप कभी सोच भी नहीं सकते वो केस कभी कंप्लीट होंगे। तो ये कॉर्टिकोबेसल जो वर्ड है ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट्स ये बहुत पहले से हैं, कोई नए नहीं हैं, लेकिन लोग कम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको सर्जिकल एक्सपर्टाइज ज़्यादा चाहिए होता है, और उसके बाद आपका जबड़ा कैसे चलता है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, जिसे हम अक्लूजन बोलते हैं। कॉर्टिकोवेसल्स ये जो इम्प्लांट किया जाता है, तो हमने देखा है इसके पहले भी एक ट्रीटमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि बोन ग्राफ्ट की मैं बात कर लूँ, साइनस लिफ्ट की मैं बात कर लूँ, तो इन सब के लिए एक तरह का एक अलग ऑप्शन है वो शायद। तो इस चीज को कैसे आप क्लियर बता पाएंगे कि अगर ये ना किया तो इसके जरिए जो है आप अपने टीथ को, दांत को ठीक कर सकते हैं? जब आपके दांत चले जाते हैं तो इसे बोलते हैं अट्रोफी बोलते हैं, जबड़ा गलना शुरू होता है एक्चुअली। गलना नहीं, हड्डी वो गायब होनी शुरू होती है, जैसे एल्वेयर बोन बोलते हैं, कैंसलस बोन बोलते हैं, वो गायब होनी शुरू होती है। लेकिन जो बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉर्टिकल्स हैं, फ्रेमवर्क है, वो हमेशा रहती है। अब आप जाते हैं तो आपको डेंटिस्ट आपको रीड करते हैं, इम्प्लांट लॉयर्स आपको एग्जामिन करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई आपकी हड्डी में कमी है, मसूड़ा उतना नहीं है जितना एक आपका नॉर्मल इम्प्लांट है, जैसे हम कन्वेंशनल इम्प्लांट बोलते हैं, रूट फॉर्म इम्प्लांट बोलते हैं, वो लगा सकें। तो उसके लिए नए नए और प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे साइनस लिफ्ट आपका एक, जैसे आप नज़ला हो जाता है तो एक साइनस इन्फेक्शन जैसे आप बोलते हैं, तो हमेशा ऊपर के जबड़े में साइनस होता है, तो उसको साइनस लिफ्ट एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप इम्प्लांट लगा के थोड़ी बहुत बोन बनाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए आगे वाले जबड़ा में अगर आपका जो जबड़े की विड्थ कम हो गई है तो उसके लिए थोड़ी बहुत ग्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन उसके फेलियर्स के भी बहुत चांस होते हैं। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो डेंटिस्ट आपको यही बताते हैं, यही करना है, फिर ऑप्शन करना है। हाँ। देखिए सर्जरी तो सर्जरी है, मतलब हर चीज चेक होता है कि डायबिटीज कितना है या ब्लड प्रेशर कितना है, उसके बाद ही सर्जरी हो पाती है। तो ऐसे में अगर डायबिटीज किसी को है तो फिर आप किस तरह से सर्जरी को करते हैं? देखिए कोई भी सर्जरी होती है तो सबसे पहले आपको ब्लड एग्जामिनेशंस होते हैं। हाँ। आप चाहे कोई भी सर्जरी कराएं, एब्डोमेन सर्जरी कराएं, हार्ट सर्जरी कराएं, या आपका जॉ सर्जरी करा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी होता है। तो जब आपके पैरामीटर्स होते हैं और निकलता है अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, या सोचिए आपकी फास्टिंग ग्लूकोज है वो 120 से ऊपर पड़ी हुई है, आपकी खाना खाने के बाद जो डायबिटीज है, ब्लड शुगर है वो 180-200 से ऊपर पड़ी हुई है, तो ट्रीटमेंट बंद नहीं किया जाता, उसको पहले कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन होती हैं, अलग मेडिसिन होती हैं, वो देते हैं और उसके बाद करते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, हाँ। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट को जब इंक्रीज ब्लड प्रेशर, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, उसको मेडिसिन देके उसको लोअर डाउन किया जाएगा, उसके बाद ही ये उसकी बात किया जाएगा सर्जरी होगी। ठीक है। अब आप कोई कैंसर थेरेपी के बाद कीमोथेरेपी चल रही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब उसकी ब्लड स्ट्रीम नॉर्मल हो जाती है, ब्लड उसका नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद एक्चुअली सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी कभी मना नहीं किया जाएगा, लेकिन सर्जरीज होती हैं कंट्रोल करने के बाद। अगर डायबिटिक्स है पेशेंट, उसको कंट्रोल नहीं कर रखा है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर रखा है, तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सूजन आना और मसूड़ा फूलना
और पेशेंट को रिकवरी बहुत स्लो होती है। पर कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट्स की खासियत ये है कि वो ऐसी बोन को एंगेज कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमेशा रहेगी। तो ये डिफरेंस आता है कि हम डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बड़े आराम से ये इम्प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स होते हैं वो मसूड़े के अंदर, जैसे आपके दांत थे, हड्डी जो जड़ होती थी उसमें लगाते हैं, तो उन पे मसूड़े का गलना होता है। जैसे ही मसूड़ा गलेगा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, पेरी इम्प्लांटाइटिस हो जाता है। लेकिन इसके अंदर पेरी इम्प्लांटाइटिस नहीं होता है, तो हम कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करके इसलिए कर रहे हैं कि इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस ना आए, बस इसलिए। डॉक्टर विवेक, मैं जाने ही वाली थी कॉर्टिकोवेसल्स के ऊपर में, उस टेक्नोलॉजी, उस ट्रीटमेंट के बारे में, इम्प्लांट के बारे में जानने के लिए, क्योंकि देखिए हमने एक बात की कि पैसे कम खर्च हो, इसके चक्कर में एक ऐसे डॉक्टर के पास वो जाते हैं जो फॉल्स या डुप्लीकेट कुछ भी चीज का यूज करके जो है वो उस वक्त में ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन कॉर्टिकोवेसल्स एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसा इम्प्लांट है जिसको करने के बाद आप पैसे बचा सकते हैं। कुछ परफेक्ट कैसे? मतलब मैं इसी चीज को थोड़ा डिटेल में, और मैं चाहूंगी व्यूअर्स जाने कि आप बेहतर ट्रीटमेंट कम पैसे में भी कर सकते हैं, इसलिए आपको फॉल्स या डुप्लीकेट ट्रीटमेंट कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इम्प्लांट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, इम्प्लांट जो आप चूज कर रहे हैं वो आपके बेचारे पेशेंट के हाथ में नहीं होता है, ठीक है ना। डेंटिस्ट के पास जाता है, वो डेंटिस्ट कहते हैं कि मैं एक्स अमाउंट में आपको ऑपरेट कर दूंगा। दूसरा डेंटिस्ट बैठा है, मैं वाई अमाउंट में ऑपरेट करूंगा। वाई अमाउंट ज्यादा है एक्स अमाउंट से, तो वो ठीक है, इस पे हम करा लेते हैं। उसको ये भी सोचना है ऐसा पैसा क्यों कम था, हाँ ऐसा क्या बात थी। तो पैसे एक्चुअली दो चीज में बढ़ते हैं ट्रीटमेंट के। एक सर्जन होता है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेता है, अपने इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग पैसे लेता है, और जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है वो एक्सपेंसिव उसे वैसे ही पड़ रहा है एक्चुअली, उसके अकॉर्डिंग करता है। तो वो पेशेंट पूछ सकता है कि सर ये इम्प्लांट्स कहाँ, किस कंट्री से आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे इंडिया के इम्प्लांट्स बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपके पास कोई भी रिफाइंड प्रोडक्ट होएगा उसका कॉस्ट बढ़ती है, जरूरत से नहीं बढ़नी चाहिए पर बढ़ती है। तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप दूसरा था कि लॉन्ग टर्म पैसे हम कैसे बचा सकते हैं। आप आते हैं, आपके सोचिए नीचे एक साइड दांत थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, इधर नीचे हिल रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं मुझे तो यहाँ नहीं है, मुझे यही इम्प्लांट लगवाना है। डेंटिस्ट समझा था। आज सुबह मेरा कंसल्टेशन था मेरे क्लिनिक पे। पेशेंट आते हैं तो उनको सिर्फ ऊपर का दोनों साइड लगवाना था। मैंने उनको एग्जामिन करता हूँ, ये नॉलेज के अकॉर्डिंग होता है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है। आप जानते हैं कि आप अपना प्रोटोकॉल से अगर डिफर करेंगे तो पेशेंट बेचारा परेशान होएगा। कैसे परेशान होएगा? आज वो सिर्फ ऊपर में अगर दोनों साइड उसके इम्प्लांट लगा देता, बाकी चीज के बारे में डिस्कस नहीं करता, तो मेरे इम्प्लांट फेल होने का काफी खतरा था। ठीक है, इम्प्लांट फेल होने का खतरा था। या क्या होता है कि आज मैंने पीछे इम्प्लांट लगा दिए, थोड़े दिनों बाद आगे दांत हिलने लगे, फिर ये कि नीचे हिलने लगे, वो रिपीट आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। होना चाहिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। हम लोग बोलते हैं ट्रीट द केस एज ए होल। एक बार कराइए, ढंग से कराइए और कंप्लीट कराइए। तो इस पेशेंट को मैंने दिखाया कि उसके आगे के दांत में भी थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे, उसका नीचे प्रॉपर ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हो रखे थे। राइट हैंड साइड में 4 या 5 दांत प्रॉपर ट्रीटमेंट थे। तो मैंने कहा अब प्रॉपर ट्रीटमेंट है पर उसके कैप गलत लगी हुई है। तो अल्टीमेटली वो पेशेंट समझा और वो एग्री हुआ कि हाँ मुझे फुल माउथ कराना चाहिए। वो इसलिए एग्री हुआ कि वो रोज रोज के चक्कर नहीं काटना चाहता, कोई भी नहीं जाना चाहता बार बार हॉस्पिटल। अब टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार पैसे भी देने टाइम इज द मनी, टाइम इज द मनी। और दूसरा, धीमे धीमे अगर आप ट्रीटमेंट कराते रहेंगे तो आपको पता चलता है कि आपकी कॉस्ट बढ़ती रहती है। और एक बार में कराने के बाद एक प्रॉपर अच्छा पेन भी आप उतना ही फील करते हैं। मतलब कितनी बार मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ, राइट, बिल्कुल जी। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि इसको अगर ओवरऑल एक साथ कर लेते हैं तो आपकी कॉस्ट में भी कमी आ जाएगी, एज वेल एज आपको पेन भी कम होगा और एक ही बार आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर डॉक्टर विवेक जो आप दे रहे हैं। इसका मैं रुकूंगा, सॉरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट के अच्छे टीथ हैं उसको निकाल देंगे, इसका मतलब ये नहीं है। पेशेंट के दांत खराब थे या उसका अक्लूजन प्लेन, मतलब उसके जो दांत थे ऊबड़ खाबड़ थे, आड़े तिरछे थे, इसलिए उसको निकालने की बात की है। अगर पेशेंट के दांत खूब हेल्दी बने हुए हैं तो फिर उसके जहां दांत नहीं है वहीं इम्प्लांट्स किए जाएंगे। ग्लावेला मैन ऑफ द इंडिया आपको ये कहा जाता है, तो स्टोरी क्या है इसके पीछे? क्या इंडिया नहीं, मैं
हर जगह रिकॉग्निशन अच्छा, अब हर जगह है, ठीक है ना, ओके। ओके। बाद में रिकॉग्निशन मिली है 3 साल के बाद एक्चुअली, ओके, क्योंकि ओके। कोई भी आप नया इनोवेटिव वे करते हैं हाँ, तो आपकी क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। हाँ, बिल्कुल। और आपके ऊपर एक तरह से तलवार लटकी होती है, क्योंकि आपने कुछ भी नया करते हैं तो अगर वो फेलियर होता है वो बैकफायर करता है बहुत ज्यादा। हुँ, लेकिन मैंने डिसीजन क्यों लिया था, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हुँ, सोचिए कैंसर के बाद आपके ये ऊपर की जबड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं है का मतलब ये है कि आप जब आप पानी पीते हैं हुँ, तो तालू में टकराता है पानी और हाँ, गले के अंदर जाता है। हुँ, आप मुझसे बात कर रही हैं तो कैसे बात कर रही हैं, क्योंकि आपकी आवाज जो निकल रही है वो तालू और नाक से होती हुई निकल रही है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना, हाँ, एक्चुअली हाँ। जिसका तालू ही नहीं है, जिसकी नाक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका, तो वो कैसे पानी पी पा रहा है एक्चुअली। स्टॉप। समझे, मैं हाँ, उस नहीं, चीज वो बता रहा हूं मैं, ओके, ठीक है, वो केस बता रहा हूँ। ये ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमारे पास हुए जब ब्लैक फंगस आया। लेकिन उससे पहले टू आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड, लेकिन 2019 में मेरे पास पहला केस आया था जिसके अंदर सर्जरी से उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हुआ था। तो आगे की बोन हटा दी गई थी, नाक का पूरा हिस्सा हटा दिया गया था। हुँ, फिर ये हटने के बाद आपके पास और भी बोन अवेलेबल होती है, जैसे ज़ाइगोमेटिक बोन होती है, हुँ, ठीक है। तो ज़ाइगोमेटिक, मेरा जो ग्लैबुला आपने वर्ड बोला है, तो अगर आप गूगल करके कोई भी टाइप करेगा ग्लैबुला इम्प्लांट, सिर्फ मेरा ही आर्टिकल निकल के आता है, पब्लिश होता है वो हुँ, उसके अंदर। तो वो 2019 में जो केस किया था, तो उसमें क्या किया मैंने ऐसा सोचा, एक्चुअली क्या होता है, आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट करना है तो अच्छा ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, और एक्चुअली लीस्ट ट्रॉमेटिक, मतलब कम से कम पेशेंट को तकलीफ दे होना चाहिए, हुँ। जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, फालतू का खर्चा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक अच्छे ट्रीटमेंट के पीछे ये क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, सिंप्लिसिटी बहुत है। सिम्प्लिसिटी। तो जी। उसके अंदर क्या, उस वो जो केस के अंदर था, तो उसके अंदर मैंने ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट तो नॉर्मल है लगाए हुँ, एक्चुअली। नॉर्मल का मतलब लोग कम जानते हैं, कम जा लेकिन ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट्स लगाए, टेरागोइड्स लगाए, लेकिन एक इम्प्लांट जो ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट क्या होता है, पहले डिफरेंस ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट एक लंबा इम्प्लांट होता है, ओके। क्योंकि ज़ाइगोमेटिक बोन दूर होती है। हुँ, तो वो एक मैंने ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट मैंने आगे से जाके, और ये ग्लैबुला, ये 2 आँखों के बीच में एक हड्डी होती है इधर, हुँ, ठीक है? और उसके ऊपर ही क्रेनियल बेस है, उसके ऊपर आप सोचिए ब्रेन कैविटी है उसके ऊपर, ठीक है ना? ओके। तो थोड़ा-सा स्पेस होता है, ऐसा नहीं होता, यहाँ फ्रंटल साइनस होता है। तो नाक और आपका फोरहेड है, यहाँ एक बोन होती है जिसे हम ग्लैबुला बोलते हैं, हुँ, तो वहाँ जाके मैंने इम्प्लांट फिक्स किया, क्योंकि उस पेशेंट के लिए ज़रूरी था। इसलिए किया, ऐसा कोई रिस्क मैं नहीं ले सकता था लाइफ में कभी, लेकिन मैंने उस पेशेंट को ज़रूरत थी इसलिए किया, जिसके लिए मैंने अंदर की साइड फिक्स दाँत लगाए। और मतलब इस ट्रीटमेंट के अलावे और कोई ऑप्शन नहीं था उस नहीं पेशेंट था, के बाद? नहीं, नहीं था। ओके, ऑप्शन ऑप्शन लोग कोशिश करते कर सकते थे, मैं सिंप्लिसिटी पे ज़्यादा जोर सिम्प्लिसिटी देता पे था। आपने ज़ोर दिया। तो उसमें क्या हुआ, एक ही सर्जरी के अंदर हुँ, मैंने नीचे के फिक्स दांत दिए, और जो ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट की जो रॉड थी, उस पे मैंने निकालने लगा वाली नेज़ल प्रोस्थेसिस दी, मतलब नकली नाक दी उसे। ओके। तो वो वहाँ से मुझे मेरा पहला एक्सपीरियंस था ग्लैबुला इम्प्लांट का। हुँ, लेकिन उसके बाद जब म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट आए, ब्लैक फंगस पेशेंट आए, वो डिज़ास्टर थे। और लोगों ने नॉर्मल इम्प्लांट्स जो लगाए, बहुत ज़्यादा फेलियर्स थे। पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स बहुत ज़्यादा फेलियर्स थे। हुँ, लेकिन मैंने म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट का 2017 में एक बार मैं इम्प्लांट्स लगाए थे। हुँ, तब मुझे आइडिया हुआ था कि ये बोन कितनी डिफरेंट है, कितनी सॉफ्ट बोन है, हुँ, और कितनी इन्फेक्शन प्रोन है। तो इसलिए मैंने जो ग्लैबुला इम्प्लांट है वो लगाया, जो लंबे इम्प्लांट्स को, जो उसकी फ्लेक्शन होता है इसे ख़त्म करने के लिए। जी, और ये एक लगाने के बाद जो मैसिव सक्सेस रेट क्रिएट हुई है हुँ, उसकी, इसीलिए फिर मुझे रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई। पहले जो कलीग्स थे मुझे मेरे सीनियर डांटते थे, इनफैक्ट आधे लोग तो मुझे जेल भेजना चाहते थे, इतना खतरनाक टेक्निक कर रहे हैं आप। ओके। और अब मुझे सब अप्रिशिएट करते हैं और मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं। जो जेल भेजना चाहते थे वो तो कर रहे हैं ना मतलब मजाक की एप्रिशिएट। बात है, जेल भेजना जी। चाहते हैं, ओके, लेकिन हाँ, ठीक है, अगर आप, क्योंकि इसके अंदर कहीं न कहीं क्रिटिसाइज़ करने वाले आज कहीं इस इसके अंदर चीज़ को हल्का लेकर सा भी के फॉल्ट होता है तो आप ब्रेन के अंदर एंटर कर सकते हैं, ब्रेन के ओके, इसलिए जी, ये रिस्की है। ये बहुत रिस्की था। बहुत रिस्की ट्रीटमेंट और आपने इस चीज़ को लेकर के कदम उठाया और मुझे लग रहा है आज तकरीबन आपने इस तरह की ट्रीटमेंट कितने कर लिए होंगे? जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेशेंट हाँ, थे जिसके अंदर ग्लैबुला की जरूरत थी, वो टोटल 34 कर चुका हूँ मैं, 34 जिसके अंदर सिर्फ एक ही फेलियर है
और 33 सक्सेस है। ये बहुत ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये बहुत ही हाईएस्ट सक्सेस रेट क्रिएट हुआ है सिर्फ उस ग्लैबला इम्प्लांट के चक्कर में। बिल्कुल डॉक्टर विवेक, और देखिए इसी वजह से तो इतने कंट्रीज में जाकर के आपको वहां पर बुलाया जाता है और यस मैम। कहा जाता है कि आप जो भी आपने केस स्टडी की है, जो भी आपने अब तक ट्रीटमेंट किया उसका जिक्र कीजिए, और आपने वहां प्रेजेंट भी किया है चीज़ों को। हम कुछ चीज़ और समझना थोड़ा सा चाहेंगे आपसे, क्योंकि देखिए मेडिकल कंडीशंस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, चाहे हम डाउन सिंड्रोम्स की बात कर ले या फिर हम जोग्रेन सिंड्रोम की बात कर ले, ऑस्टियोपोरोसिस की भी हम बात कर ले, तो क्या ऐसे में पेशेंट को एक न्यू लाइफ दी जा सकती है, मतलब यस मैम। और उनको फिक्स टीथ दिया जा सकता है? इसीलिए दिया सकता है ओनली बिकॉज सिर्फ कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट के चक्कर में, बस इसी से। क्योंकि वो इम्प्लांट की डिजाइन ऐसी है कि वो मसूड़े मसूड़े पे डिपेंडेंट नहीं है, नहीं है। वो कॉर्टिकल्स पे डिपेंडेंट है। और कॉर्टिकल्स हमेशा होती हैं। ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट के अंदर भी कॉर्टिकल्स हैं, डाउन सिंड्रोम पेशेंट में भी कॉर्टिकल है, जॉर्गन सिंड्रोम के अंदर भी कॉर्टिकल्स है, लेकिन उनके और जो मसूड़े हैं, जॉर्गन सिंड्रोम का मतलब उसमें थूक भी कम बनता है, तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन बहुत होती हैं। तो आप अगर रफ सरफेस नॉर्मल कन्वेंशन इम्प्लांट, एल्वियोर इम्प्लांट्स लगाते हैं तो उसके फेलियर के चांस ज़्यादा होते हैं। ये स्मूथ सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, सिर्फ कॉर्टिकल्स को एंकर करता है, इसलिए सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। आप सबका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबका ट्रीटमेंट। अच्छा, ये हम अक्सर देखते हैं कि हमने एक बार ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद हमें प्रोटोकॉल के तहत जो है बार-बार जा करके एक चेकअप, जो रूटीन चेकअप जिसे हम कहते हैं, जो बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो आपका क्या प्रोटोकॉल है? मतलब आपके पास कब-कब आना पड़ता है? ज़रूरत पड़ती है दोबारा से रूटीन चेकअप की? आप क्या इसको लाइन लेकर के चलते पहली हैं? बात, हम चेकअप क्यों करते हैं? चेकअप इसलिए नहीं करते कि आपका घाव भरा नहीं भरा, उसके लिए कोई चेकअप नहीं है। ओके, अच्छा। चेकअप करते हैं कि आप दोनों साइड से, दोनों जगह से अच्छा खा रहे हैं या नहीं खा रहे। आप ऐसा ही समझिए कि अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप कौन सी टांग से चल के आई थी, तो आप एकदम शॉक रह जाएंगे, क्या पूछ रहे हैं आप ये। हाँ, लेकिन आप कहेंगे, अगर आप सिर्फ एक टांग से चल रही थी, मतलब एक से ज्यादा चल रही, तो बोल देंगे हाँ डॉक्टर आपने मुझे पहचान लिया, मेरे कल मोच आ गई थी इसलिए एक टांग से चल रही थी। तो ऑक्लूजन मतलब आपको कैसे खाते हैं, आपको पता ही नहीं चलनी चाहिए मुंह में कि आप किस साइड से खा रहे हैं। वो अच्छा। बैलेंस क्रिएट किया जाता है, उसी के लिए चेकअप होते हैं और किसी के लिए नहीं होते एक्चुअली। अच्छा, जीकैम मटेरियल के बारे में थोड़ा-सा आप मुझे बताइए। ये किस तरह यस, का मटेरियल है, और यूज़ इसका कहाँ पर स्पेशली किस एक्चुअली मेरे पास केसेस काफी अट्रोफिक आते हैं। अट्रोफिक का मतलब जैसे हम नो बोन केसेस करते हैं। ओके, हाँ, हाँ। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। हाँ, अ, डॉक्टर्स तो काफ़ी मना भी कर देते हैं पेशेंट को कि हाँ, वो ऐसे ही हाँ। केसेस आते हैं मेरे पास। हुँ, काफ़ी, जो 99% केसेस तो रेफर्ड पेशेंट्स ही हैं, जो और जगह से मना कर दिए हैं। 1 ही परसेंट पेशेंट होता है जो शायद डायरेक्ट मेरे पास आता है। तो आजकल का तो लेटेस्ट मटेरियल है, वो ग्राफिनो है, ये बायोपॉलिमर है, हुँ, ये मसूड़े, ये एक तरह से इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है, हुँ, और ये इम्प्लांट डेंटिस्ट्री का अब तक का लेटेस्ट मटेरियल है, हुँ। इसे ग्राफीन बोलते हैं। तो अब ये आप सोचिए कि अगर पेशेंट सस्ता ट्रीटमेंट चाहता है और अगर मैं ग्राफीन देना चाहता हूँ, तो तब भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए बता रहा हूँ कि कोई डेंटिस्ट अगर आपको रीजनेबल प्राइसेस बता रहा है, एक्स पेशेंट से, एक्स डॉक्टर से ज़्यादा, ओके, तो हो सकता है उसके पीछे आपके लिए कुछ अच्छा ही करना चाहता है। तो ये ग्राफीन मटेरियल है, ये ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं उसके। बहुत हाँ। अच्छा। अगर कोई आपके पास आ रहे हैं पेशेंट, और उनको फिर आप क्या एक सजेशन दे करके जो है, एक मैसेज दे करके जो है वो वापस भेजते हैं, मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट किस तरह का एक मैसेज जो है वो आपकी तरफ से दिया जाता है? एंड रेस्ट जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी क्या आप क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहेंगे? मेरे जो पेशेंट कर चुका होता हूँ मैं, उनको तो एक ही मैसेज देता हूँ कि देखिए, जो ऊपर वाले ने या भगवान ने आपको टीथ दिए थे वो सबसे अच्छे थे, हुँ। उसको आप खो चुके हैं। ठीक है ना? ये तो आपने वो कहते हैं ना कि एक तो दर्द है, ऊपर से आपने नमक और लगा दिया। हाँ, तो आप खो चुके हैं उसे, अब आपको मैंने टीथ क्रिएट किए हैं। ओके। तो आप उल्टी सीधी आप मूवमेंट्स नहीं करेंगे, मतलब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये सब आप नहीं करेंगे। हाँ, जैसे नॉर्मल आप खाना खाते हैं वैसे खाइए। पहले 4 महीने के लिए हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट फूड खाइए। सॉफ्ट फूड का मतलब ये नहीं होता कि आप दाल लेंगे, सॉफ्ट का मतलब तो रोटी चावल सब खाइए, हुँ, ठीक है ना? ये होता है। और जो और पेशेंट्स होते हैं उनको ये कहते हैं कि जितनी जल्द से जल्द अगर आपको कोई कमी आ रही है, हुँ, उसको डेंटिस्ट को दिखाइए, क्योंकि नेचुरल टीथ से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। नेचुरल टीथ को प्रिजर्व करने, भगवान के दिए, ऊपर वाले के दांत को दिए, प्रिजर्व कीजिए उसे, टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट कराते रहिए, हुँ। कोई डिसीज हो उसे ठीक करा लीजिए।
इम्प्लांट्स में हमेशा लास्ट ऑप्शन बोलता हूँ। लास्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर। डॉक्टर विवेक, आप हमारे साथ आए, हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े इंडिया डेली पर। आपने इतनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है हमारे दर्शकों के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर की है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर Thank you, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो बहुत बड़ा एक मैसेज देते हुए डॉक्टर विवेक जो है वो यहाँ पर दिखे हैं कि देखिए, जो ऊपर वाले ने आपको टीथ दिया है, दांत दिया है, उसको प्लीज आप बचा करके रखें। इम्प्लांट लास्ट ऑप्शन है, लेकिन हाँ, ये ऑप्शन भी है ताकि आपको एक नई जिंदगी मिल सके, आपको एक फिक्स टीथ जो है वो मिल सके। और ऐसे में आप डॉक्टर विवेक को कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया डेली।